नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके माता पिता और आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आप और हम सब पर बना रहे। तो आइए अब पढ़ते हैं हम अगला पाठ। पहले पाठ में हमने पढ़ा था भाषा के बारे में, जाना था भाषा क्या होती है। देखिए हमने पढ़ा था कि भाषा के कितने भेद होते हैं। भाषा के कितने भेद पढ़े थे हमने। देखो पहला तो पढ़ा था हमने मौखिक भाषा। मौखिक भाषा दूसरी पढ़ी थी लिखित भाषा, और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। हमने भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा उसे कहते हैं जो अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है, या जिस माध्यम या साधन के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे को बताते हैं, प्रकट करते हैं, वह माध्यम भाषा कहलाता है। हम अपने मन की विचारों को, मन की बातों को भाषा के माध्यम से दूसरों को कह सकते हैं। अब भाषा को देखो कितने रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब इनमें सबसे सरल और कठिन भाषा कौन सी है। देखिए मौखिक भाषा जो मुंह से बोल रहा हूँ, मैंने आपको कुछ बोला कि आपको ये होमवर्क करना है और आपने समझ लिया और उसका प्रत्युत्तर दिया कि हाँ सर हम ये काम कर लेंगे। तो इसमें मैंने बोला और अगर आप सुनने में सक्षम है, आपको सुनाई देता है, तो आप ग्रहण कर लेंगे मेरी बातों को, मेरे विचारों को। तो ये मौखिक भाषा सबसे सरल है। सबसे सरल भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा सबसे सरल भाषा है। मतलब जो आदमी जिस रूप में किसी को कोई बात कहता है वो उसी रूप में उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि वो दोनों उस भाषाओं को जानकार होनी चाहिए। और सबसे कठिन भाषा कौन सी है? सबसे कठिन भाषा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कठिन क्यों? आप सोचेंगे सर ये तो इजी होनी चाहिए, लेकिन ये कठिन है। सबसे कठिन क्यों? क्योंकि इसके विभिन्न परिस्थितियों में लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है। अब छोटा बच्चा है, यूं करे गिलास के लिए तो माँ समझ जाती है कि पानी के लिए कह रहा है, लेकिन और कोई उसका अलग अर्थ निकाल सकता है। मान लीजिए मैं छोटा था तब क्या करते थे, मेरे मित्र थे, तो मित्र को खेलने के लिए हम जाते थे, तो क्या उसके पिताजी कई बार मना करते थे कि भाई ये पढ़ रहा है अभी, तो वो मना कर देते। तो हमने एक ट्रिक अपनाई कि मैंने उससे कहा कि जब भी मैं तुम्हारे घर आऊँ तो मैं 2 बार ताली बजाऊंगा, तो तुम समझ जाना कि विकास आ गया है, अब खेलने के लिए हमें चलना है। तो मैं ताली बजाता तो वो समझ जाता कि खेलने के लिए चलना है, और वो बाहर आ जाता। उसके पिताजी नहीं समझ पाते थे कि भाई ताली क्यों बजाए, उनको क्या पता, उनको थोड़ी पता था। तो इसलिए सांकेतिक भाषा किसी के लिए तो सरल है, कोई कुछ अर्थ लगाता है और कोई कुछ अर्थ लगाता है, तो इसलिए सांकेतिक भाषा सबसे कठिन है। और लिखित भाषा, अब लिखित भाषा देखिए, लिखित भाषा सरल भी है और कठिन भी है। ये दोनों रूपों में है। दोनों रूपों में किस प्रकार से? अब मान लीजिए मुझे हिंदी भाषा का ज्ञान है, आपको हिंदी भाषा का ज्ञान है, लेकिन इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों साक्षर होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए? साक्षर होने चाहिए। दोनों पक्ष, सुनने वाला और बोलने वाला, लिखने वाला और पढ़ने वाला साक्षर होने चाहिए। तो इसमें जैसे मैं हिंदी जानता हूं, आप हिंदी जानते हैं, तो मैंने हिंदी में कुछ लिखा, आप पढ़ के उसको समझ जाएंगे। लेकिन अगर कोई आदमी, अब मान लो मेरे को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, लेकिन मेरे को उर्दू का कोई लेटर दे दे कि आप उर्दू पढ़िए, तो उर्दू तो मेरे को आती नहीं है, तो मैं साक्षर तो हूँ, चलो साक्षर वाली कंडीशन तो मैं फुलफिल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को उर्दू भाषा नहीं आती तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो इसलिए ये एक तरह से अगर मेरे को आती है हिंदी भाषा और हिंदी में कोई मेरे को लिख के कुछ कहे तो मैं समझ जाऊंगा, तो इसलिए सरल है। और अगर ये दूसरी भाषा में कोई बात कहे तो वो मेरे लिए पढ़ना कठिन हो जाएगा। तो इस तरह से लिखित भाषा कठिन भी है और सरल भी है। तो मौखिक भाषा सबसे सरल है, लिखित भाषा सरल और कठिन दोनों पक्ष हैं, और सांकेतिक भाषा कठिन है। तो इस तरह से हमने भाषा के रूप देखे। और भाषा किसे कहते हैं हमने पढ़ लिया। और भाषा शब्द कौन सी धातु से बना है? भाष धातु से बना है। भाषा शब्द कौन सी धातु से बना है? भाष धातु से बना है। भाष धातु, धातु का मतलब क्या होता है? धातु का मतलब संस्कृत में होता है क्रिया से, क्रिया, इंग्लिश में वर्ब। तो भाष धातु का मतलब होता है, संस्कृत में क्रिया कहते हैं धातु को। तो भाषा का जो है वो भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बना है, ये हमने पढ़ा था।
अब आज हम पढ़ेंगे देखो वर्ण विचार और वर्णों के भेद, मात्राएं और संयुक्त व्यंजक, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए ये पिक्चर बनी हुई है, एक बच्चा पढ़ रहा है, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, रमन पढ़ रहा है। और एक देखो बच्ची है, ये इसका नाम है टीना। टीना झूला झूल रही है। टीना झूला झूल रही है। तो देखो इसमें दिए गए चित्रों के नीचे वाक्य दिए गए हैं जिन्हें बोलने के लिए ध्वनियों तथा लिखने के लिए लिपि का प्रयोग होता है। लिपि मैंने बताई थी आपको कि हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में। तो हर एक भाषा की एक विशिष्ट लिपि होती है, एक विशिष्ट संरचना होती है, विशिष्ट क्रम होता है लिखने का, अक्षरों की एक विशिष्ट संरचना होती है, डायग्राम होता है, तो वो लिपि कहलाती है। वो क्या कहलाती है, लिपि या स्क्रिप्ट कहलाती है। तो हिंदी कौन सी लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पहला वाक्य 4 व दूसरा वाक्य 5 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए इसमें पहले में कितने शब्द हैं, रमन पढ़ रहा है, 1 2 3 4, और सेकंड में देखिए टीना झूला झूल रही है, इसमें 5 शब्द हो गए। अब देखिए रमन पढ़ रहा है, टीना झूला झूल रही है। आइए अब शब्द बनाने वाली ध्वनियों के विषय में जानें। अब देखिए वर्ण के बारे में हम विचार करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण होता है वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। तो वर्ण के बारे में एक एक शब्द पर आप ध्यान देना, एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। आपको पूरा ध्यान देना है, नोटबुक लेके और पेन लेके बैठ जाइए और उसमें नोट भी करना है इसको, ठीक है। तो ये अपन ने देखा। अब इसमें देखो भाषा की इकाइयों के बारे में देखते हैं। भाषा की इकाइयां कौन कौन सी होती हैं। देखो सबसे छोटी इकाई तो होती है वर्ण, और एक होती है फिर शब्द, और फिर होती है वाक्य। देखो वर्णों से मिलकर क्या बनता है, शब्द, और शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो इस तरह से ये क्रम चलेगा। हम अब विस्तार पूर्वक वर्ण, शब्द और वाक्य सब पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप कॉपी में। वर्ण वह मूल ध्वनि जिसके खंड ना हो सके वर्ण कहलाती है। जैसे अ आ ई उ ए ओ औ क त प य श आदि। इसको देखो छोटी ई, बड़ी ई, या इसको लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ भी बोल सकते हैं, इस तरह से। अब देखिए ये अब इन जैसे ये शब्द हैं, इनका हम मूल ध्वनि में विस्तरण करेंगे। तो देखिए रमन, रमन को देखिए इस तरह से अपन खोल के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, र प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस म प्लस अ। तो इसमें कितनी ध्वनियां हुई, 6 ध्वनियां। कितनी ध्वनियां हुई इसमें, 6। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से पढ़ में देखिए प प्लस अ प्लस घ प्लस अ, पढ़। 4 ध्वनियां इसमें भी। रहा, र प्लस अ प्लस घ प्लस आ, इसमें भी 4 ध्वनियां। है में ह प्लस ए। अब देखिए टीना झूला झूल रही है। टीना शब्द में देखिए ट प्लस ई, ये दीर्घ ई है, न प्लस आ, टीना। इसमें 4 ध्वनियां। झूला, झ प्लस दीर्घ उ प्लस ल प्लस दीर्घ आ, झूला। इसमें भी 4 ध्वनियां हो गई। झूल, झ प्लस उ प्लस ल प्लस अ। रही, र प्लस अ प्लस ह प्लस ई, है प्लस ए। तो इस तरह से इनका विभाजन किया तो इनमें ये इतनी ध्वनियां निकल रही हैं। किसी शब्द में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 2 है। तो इस तरह से ध्वनियों का हमने विभाजन किया है, ध्वनियों की पहचान की है, कौन कौन सी ध्वनियां निकल रही है। तो जैसे मैंने विभाजन किया, आपको 2 शब्दों में विभाजन करके कमेंट में लिखना है। एक तो ये शब्द है सचिन, सचिन को ऐसे विस्तृत रूप में लिखना है, और विशाल। इन शब्दों में कितनी कितनी ध्वनियां ये आपको बतानी है। ये क्वेश्चन है आपका। आगे चलते हैं।
अब देखिए वर्णों के भेद। वर्णों के क्या भेद है? वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है स्वर, इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं स्वर, और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन को इंग्लिश में कंसोनेंट्स कहते हैं। अब देखिए स्वर की परिभाषा लिखिए सभी। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी और ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी और ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 11 है। कितनी संख्या है इनकी? 11 है। कई लोग 13 बताते हैं, लेकिन 11 है। ये जो अंक है ये अयोगवाह माने जाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं? अ, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, लघु ए, दीर्घ ए, लघु ओ, दीर्घ ओ। और ये जो अंक है ना, ये तो 11 हो गए। गिनो इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 स्वर हैं। क्या ये? स्वर हैं। और ये अंग और है ना, ये अयोगवाह है। अब देखो अयोगवाह का मतलब होता है ए का मतलब होता है नहीं, ए कहीं भी लगता है तो उसका मतलब होता है नहीं। योग, योग का मतलब क्या होता है? जोड़, वाह। अब देखिए ये मतलब कहीं भी इनमें इनका योग कहीं पर नहीं होता, इनकी स्वतंत्र ध्वनि आती है। जैसे अह, अह में कोई जुड़ सकता है क्या? कोई नहीं जुड़ेगा। अंग, अंग, अंग में कोई शब्द नहीं जुड़ता। ये मतलब इनकी स्वतंत्र ध्वनि आती है। इनमें योग हो सकता है, इनमें इन स्वरों में व्यंजन का योग हो सकता है, लेकिन इनमें योग नहीं हो सकता। इसलिए इसको इनको अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। दो को अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। तो ये लिख लीजिए, एकदम कॉपी में राइट कर लीजिए और रिप्लाई देना है आपको। व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजनी है अपने इस कार्य की, और मैं चेक करूंगा फिर। व्यंजन, व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। ये जो स्वर है ना, स्वर ए आ ई, इनकी सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 33 है। 4 संयुक्त व 2 अतिरिक्त वर्ण मिलाकर ये 39 हो जाते हैं। अब देखिए कौन कौन से इनको समझने के लिए श्रेणी में बांटा गया है। देखिए क वर्ग, क वर्ग में क ख ग घ ढ, च वर्ग च छ ज झ ण, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग ट थ द ध न, क वर्ग प फ ग भ म, अंतस्थ य र ल व। देखिए जो ये ध्वनि उच्चारित हो रही है ना अपने कंठ से, अब उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ। मतलब देखो ये अंतस्थ अंदर से आ रही है इनकी ध्वनि। बोल के देखो य र ल व अंदर से, हार्ट में से निकल के आ रही है, एकदम अंदर गहराई से, तो इनको अंतस्थ कहते हैं। ऊष्म, देखिए श स स ह, ये मतलब ऐसे उष्मा, उष्मा निकलती है ना मुंह से, तो इसलिए इनको ऊष्म की श्रेणी में लिखा है। सही उठते छ च क प्लस श प्लस ए, त्र त प्लस र प्लस ए, इसलिए ये जो है ना कई मतलब जुड़ के बने, इसलिए इनको संयुक्त कहा गया है। ये प्लस ये श्रेय, श प्लस रे। तो इस तरह से ये 4 कौन से हो गए? संयुक्त अक्षर की श्रेणी में रखे गए। अतिरिक्त है, ये इनको अतिरिक्त की श्रेणी में रखा गया है। इनको उच्चित भी कहते हैं, उच्चित व्यंजन भी कहते हैं और अतिरिक्त भी कहते हैं। इस स्वर की देखो वर्ण की क्या परिभाषा हो गई? स्वर की क्या परिभाषा होगी? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी और ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। मतलब इनके उच्चारण में किसी और ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसको इस तरह समझ सकते हैं अपन, जैसे हम इनका उच्चारण करें ना अ आ ई, मतलब हमारे मुख से जो प्राण, जो वायु निकल रही है ना, वो स्वतंत्र रूप से बाहर निकल रही है। मतलब बीच में कोई भी अवरोध नहीं आ रहा है, जीभ का या कहीं भी कोई वायु स्पर्श नहीं कर रही, मुक्त रूप से वो बाहर मुंह से निकल रही है। जैसे अ मुक्त रूप से निकली, आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, मुंह खुला का खुला रह रहा है, मुक्त रूप से हवा निकल रही है। लेकिन व्यंजनों को बोलिए क ख क, तो देखिए जीभ ना ऊपर स्पर्श कर रही है, ख तालु में स्पर्श कर रही है, ग तालु में स्पर्श कर रही है, घ गले में, ऐसा मतलब ये स्पर्श कर रही है। इनमें ना मुक्त रूप से नहीं आ रही हवा, इसलिए इनको व्यंजन है, और इसमें मुक्त रूप से हवा आ रही है। तो ये भी एक विशिष्ट पहचान के लिए अपन एक पहचान कर सकते हैं ऐसे इनकी। तो ये हमने पढ़ा हिंदी में 11 स्वर होते हैं, 2 अवयव होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? कुल मिला के 39। तो इस तरह से इनका हम अध्ययन करेंगे 39, और ये 40
है। 39 तो व्यंजन हो गए, प्लस ये कितने हो गए स्वर, इनको गिनो, ये 11 और अयोगा कितने हो गए 2, तो इनको टोटल करो 9 10 11 12, 12 का 2 असल का 1 3 1 4 1 5, कुल मिला के हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं कुल मिला के हिंदी में? 52 वर्ण। आप सोचोगे सर ये क्या पढ़ा रहे, क्या क्या कह रहे? भाई इनमें से भी प्रश्न आते हैं आपके, ये आपका नींव है एक तरह से, हिंदी की नींव है। जैसे गणित सीखने के लिए नंबर सीखने पड़ते हैं, गिनती सीखनी पड़ती है, फिर क्रम से चलते हैं, गुणा जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, वैसे ही हिंदी में अपने को भाषा का अगर अपने को ज्ञान करना है, शब्दकोश अपना बढ़ाना है, अपनी पकड़ मजबूत बनानी है भाषा पे, तो हमको इनका बेसिक पूरा नॉलेज होना चाहिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप एक एक शब्द पे ध्यान देंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए चलेंगे और आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है। तो ये एक प्रश्न तो ये बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 52 वर्ण। तो कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण। ये पूछ ले आपसे हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, तो 11 स्वर होते हैं। अयोगवा किसे कहते हैं? तो अंग है तो अयोगवा कहते हैं। कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन पूछे तो कुल 39 व्यंजन होते हैं। अंतस्थ कौन से हैं, ये अगर हमें पहचान करनी है। उष्ण कौन से किसे कहते हैं, कौन से व्यंजनों को कहते हैं? श स है। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? श त्र य श, इनको। तो इस तरह से इनकी पहचान है, ये आपको एकदम राइट कर लेना है और रिप्लाई देना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आप देखिए नेक्स्ट, वर्ण स्वर मात्रा और उदाहरण। अब मात्राओं के बारे में देखेंगे हम, सिग्न ऑफ वोवेल्स, जो मात्राएं होती हैं स्वरों की वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए पहला है आ, ये आ की मात्रा, इनको उदाहरण जैसे ह प्लस आ प्लस ल बराबर हाल। लघु ई, ये लघु ई की मात्रा, छोटी की मात्रा प्लस ज प्लस ग प्लस र, जिगर। बड़ी की मात्रा ज प्लस बड़ी की मात्रा प्लस न प्लस आ की मात्रा, जीना। छोटा ऊ या लघु ऊ, छोटे ऊ की मात्रा ज प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस ल प्लस आ प्लस ह प्लस आ, जुलाहा। बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा ज प्लस बड़े ऊ की मात्रा त प्लस आ की मात्रा, जूता। री, री की मात्रा मैं प्लस री की मात्रा प्लस ग, मृग, मृग। इसको सही उच्चारण कीजिए, मृग। ए, ज प्लस ए की मात्रा प्लस ब, जेब। आई, ए की मात्रा ज प्लस ए की मात्रा प्लस स प्लस आ, जैसा। ओ की मात्रा ज प्लस ओ की मात्रा श प्लस जोश। औ, औ की मात्रा ए प्लस औ की मात्रा प्लस र प्लस त, औरत। इस तरह से ये मात्राएं हैं इनकी स्वरों की। अब देखिए हम देखते हैं बेटा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन इस तरह से दो भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनने वाले शब्द संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए बेटा पहला है, बेटा ये आदत है मेरी बेटा बोलने की, तो बच्चों के लिए तो ठीक है, साथी नाराज ना हो जाए। और एक दिन का वाकया याद आता है बेटा शब्द से। क्लास में क्या है कि एक बार मैथ पढ़ा रहा था मैं, तो बेटा बोलने की आदत, एक नया स्टूडेंट आया, तो वो क्या है कि मैं बोल रहा था बेटा ऐसे 2 + 3 बेटा ये 4 लिखो, तो उसने सोचा बटा बोल तो उसे बटा में लिख दिया। ऐसा कई बार ऐसा वाकया हो जाता है, कॉमेडी बन जाती है। आगे चलते हैं संयुक्त व्यंजन। त प्लस र प्लस अ, त्र। ये देखो 3 से मिलके बना है। त्र किससे मिलके? त प्लस र प्लस अ से, त्र। उदाहरण देखते हैं, पत्र, चित्र, मात्रा, जय। अब देखिए ये आप जैसे ज्ञानी बोलते हो ना, इसका देखो सही उच्चारण है जय। देखो ये किससे मिलके बना? जय प्लस य प्लस अ, जय, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञात। इस तरह से बोलेंगे, इनका सही उच्चारण करना सीखिए आप। ये प्रश्न आ सकते हैं कि त्रय को विस्तृत रूप में लिखिए, तो इस तरह से अगर आपको नॉलेज होगा तो आप लिख देंगे, नहीं तो क्या लिख पाएंगे? 3 से मिलके बना है। देखिए छ, देखिए क प्लस श प्लस ऐसे मिलके बना है, क्षत्रिय। ऐसे कंठ में जीभ लगेगी तो बोला जाएगा क्षत्रिय। क्षमा, क्षमा। कक्षा, कक्षा। श्रेय, श प्लस र प्लस अ, श्रवण, आश्रम, श्रम। तो इस तरह से ये हमने देखे। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं वर्णमाला। इनको रिवाइज कर लेते हैं अपने जो पढ़ा है।
वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए वर्णमाला में उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये फूल है, ये क्या है? फूल है, बहुत सारे फूल हैं। अब ये अलग अलग तो है तब तो फूल है, अगर इनको एक धागे से पिरो दिया जाए तो क्या बन जाएगी इनकी माला। तो वर्ण अलग अलग हैं, ये अक्षर तो ये वर्ण है। अगर इनको अपन एक व्यवस्थित रूप से जैसे अपने अध्ययन किया स्वर व्यंजन, फिर उनको एक तरह से अपन ने कुल 52 होते हैं, इनको एक तरह से व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप से जैसे अपन ने अध्ययन किया है तो वो क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। जैसे इंग्लिश में देखते हैं अपन, इंग्लिश में ABCD, ए क्या है? लेटर है, बी क्या है? लेटर है, लेकिन उनको कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं, उनकी माला है। तो इस तरह से हिंदी में जो ये वर्ण होते हैं क ख ग ढ़, अलग अलग बोलेंगे तो ये वर्ण है, और इनको संयुक्त रूप से इनकी जो कुल टोटल है इनको वर्णमाला कहते हैं। तो इस तरह से वर्णमाला का देखो, वर्णमाला का परिभाषा क्या होगी? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब क्रमबद्ध होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। इसमें 13 स्वर अयोग भाग को मिलाकर, अगर अयोग भाग को निकाल दें तो 11 है, और 2 अंग है अयोग भाग को मिलाकर 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर कितने वर्ण हो गए इसमें? 52। कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। और देखिए ध्यान देने योग्य बातें हैं। वह मूल ध्वनि जिसके खंड ना हो सके वर्ण कहलाती है। वह मूल ध्वनि जिसके खंड ना हो सके वर्ण कहलाती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। व्यंजनों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे मात्राएं कहलाती हैं। वे उन्हें मात्राएं कहते हैं। 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के संयोग से बने शब्द, 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के संयोग से बने शब्द संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये अपना पार्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब ये प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या करना है आपको? वर्ण किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं उनकी परिभाषा लिखिए। वर्णों के भेद लिख देने हैं आपको, कौन कौन से हैं, स्वर व्यंजन, उनकी परिभाषा लिख देनी है। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। जो 4 संयुक्त व्यंजन पढ़ाए ना, इनके बारे में बताना है, इनका विच्छेदन करके उदाहरण देकर इनको समझाना है। स्वर व व्यंजनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? एक तो बोलने वाला अंतर है, स्वरों में तो ध्वनि है वो मुक्त रूप से निकलती है मुंह से बाहर, और व्यंजन में संयुक्त रूप से। और दूसरी बात जो परिभाषा है उसके हिसाब से इनका अंतर स्पष्ट करना है। मात्राएं किसे कहते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। वर्णमाला किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो आशा है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह से बने रहिए और अपने माता पिता के प्रति मान सम्मान और दिल में उनके मान सम्मान और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा बनाए रखें, ताकि जीवन में आपको उनका प्यार और स्नेह मिलता रहे। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार क्या प्रसंग आया, महाभारत में प्रसंग आता है कि एक बार श्री अर्जुन के सामने श्री कृष्ण भगवान और उनके गुरुजी एक साथ आ गए। तो वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि गुरु का पद भी बड़ा होता है और जो साक्षात विष्णु भगवान है वो तो भगवान है। तो उन्होंने सोचा पहले किसके पैर छूऊं, तो गुरुजी ने इशारा कर दिया कि कृष्ण भगवान के छुओ। तो इस तरह से देखिए गुरु है ना, हमने को सच्चा रास्ता दिखाता है। अपन जब असमंजस में होते हैं, जब अपने को कोई रास्ता नहीं सूझता, तो वो अपने को मार्ग दिखाता है। तो इस तरह से गुरु और माता पिता का सम्मान करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।